गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है? प्रेशर इज कमिंग टू द नर्वस सिस्टम। प्रेशर यानी आप अपने ब्रेन को जितना ज़्यादा प्रेशर देते हैं आपका नर्वस सिस्टम उतना ज़्यादा शांत होता है। यानी मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है, उसको पढ़ना स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहला हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसका क्लासिफिकेशन। ओके, दिस इज़ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्लासिफिकेशंस हैं और उसके बाद इसके कंपोनेंट्स मतलब ब्रेन एंड ऑल द पार्ट्स को स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो है ये साइट होता है प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का और कंट्रोल का। मतलब इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग यहाँ पर होती है और साथ में कंट्रोल भी होता है। उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, कैसे उससे रिएक्ट करेंगे, कंट्रोल भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही करता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर सवाल पूछता है कि ब्रेन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज़ का बनता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है किस चीज़ का? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। ओके, सो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अराइज करता है फ्रॉम एम्ब्रियोनिक कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चरली द ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। हमारे ह्यूमन ब्रेन को डिवाइड किया जा सकता है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। सबसे पहला प्रोजेंसेफेलॉन, दूसरा मेसेंसेफेलॉन और तीसरा रोम्बेंसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन को आपके एनसीईआरटी में फोर ब्रेन कहा गया है, मेसेंसेफेलॉन को एनसीईआरटी में मिड ब्रेन कहा गया है और रोम्बेंसेफेलॉन को एनसीईआरटी में हिंड ब्रेन कहा गया है। ठीक है, सो प्रोजेंसेफेलॉन्स के क्या क्या पार्ट्स हैं? प्रोजेंसेफेलॉन में आता है एपिथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और ये तीनों किस पार्ट में आते हैं? दैट इज कॉल्ड डायनसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए? एक तो डायनसेफेलॉन, दूसरा टेलेंसेफेलॉन। अब ये डायनसेफेलॉन में क्या आ गया? हमारा एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जबकि टेलेंसेफेलॉन में आ गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्पस स्ट्रिएटम, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला। नाउ मिड ब्रेन में, मेसेंसेफेलॉन में क्या आता है? मिड ब्रेन ही आता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फोर राउंड स्वेलिंग्स, कॉर्पोरा, क्वाड्रिगेमिना, ये सब चीज़ें इसमें आती है। रोम्बेंसेफेलॉन को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, माइलेंसेफेलॉन एंड मेटेंसेफेलॉन। माइलेंसेफेलॉन दैट इज मेड्यूला एंड मेटेंसेफेलॉन दैट इज पॉन्स एंड सेरेबेलम। तो एनसीईआरटी में आपके मेड्यूला एंड पॉन्स सेरेबेलम को ही मेंशन किया गया है। सो लेट्स स्टडी आवर ह्यूमन ब्रेन। सो ब्रेन इज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारा बॉडी में जो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। ये एक्ट करता है एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। और दिस इज़ बिकॉज, अब ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह आखिर क्यों एक्ट करता है? क्योंकि बॉडी फॉलो करता है कमांड्स गिवन टू देम बाय द ब्रेन। द कमांड्स आर डिलीवर्ड थ्रू द नर्व्स। अब हमने पहले ही पढ़ लिया कि किस तरह से डिलीवर होता है, कौन सा नर्व डिलीवर करता है, मोटर नर्व डिलीवर करता है, लेकर जाता है कौन। ओके, तो हम रिपीट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन सॉफ्ट और डेलिकेट स्ट्रक्चर का होता है, ये वॉलनट शेप का होता है, रिंकल्ड सरफेसेस होते हैं इसके। ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्ट होता है अच्छी तरह से, सबसे पहले तो बोनी स्कल से। स्कल बना होता है 2 सेट्स ऑफ बोन से, एक तो होता है क्रेनियल और दूसरा होता है फेशियल। क्रेनियल बोन जो है वो टोटल 8 होते हैं और ये बनाते हैं हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आवर ब्रेन, जिसको बोलते हैं क्या? क्रेनियम। देखिए, ये हमारा अगर स्कल है ना, ये हमारा अगर स्कल है, ठीक है, तो ये हमारा जो स्कल है इसका 2 पार्ट है। एक तो इसका फेशियल पार्ट है जो फ्रंट पार्ट होता है और बाकी जो पूरा पार्ट बचता है दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ क्रेनियल। क्रेनियल एंड फेशियल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, सो जो क्रेनियल पार्ट है वही हमारा बनाता है क्रेनियम। और ये बनता है कितने नंबर ऑफ बोन से? ये टोटल 8 नंबर ऑफ बोन से बनता है। ठीक है, स्कल में टोटल 2 बोन्स, क्रेनियल और फेशियल हुए। सो फेशियल रीजन जो है वो 14 स्केलेटल एलिमेंट्स या 14 बोन से बनता है जो बनाते हैं फ्रंट पार्ट ऑफ स्कल। स्कल के अंदर ब्रेन कवर्ड होता है प्रोटेक्टिव लेयर से, जिसको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। अब ये क्रेनियल मेनिंजेस कितने होते हैं? ये क्रेनियल मेनिंजेस टोटल 3 होते हैं। सबसे पहला होता है ड्यूरामेटर।
ड्यूरा मैटर ये लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है हार्ड मदर। इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द क्रेनियल मेनिंजेस, ये क्रेनियल मेनिंजेस का सबसे ऊपर का लेयर होता है, थिक होता है, टफ होता है और ये टफ कनेक्टिव टिश्यू से बनता है जिसे क्या कहते हैं, फाइब्रस टिश्यू। ओके, नाउ इज द एरेक्नोइड। एरेक्नोइड क्या है, ये मिडिल मेनिंग्स कहलाता है, ये मिडिल लेयर होता है। इट इज़ वेरी थिन, ये क्या होता है, बहुत थिन लेयर होता है और बना हुआ होता है डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू से, पतला होता है और डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। नाउ आता है हमारा पिया मैटर। पिया मैटर इनर मेनिंग्स होता है या इनर मेनिंजेस का पार्ट है जो ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में होता है और इस वजह से ये हाईली वैस्कुलराइज्ड होता है और ये भी थिन लेयर होता है। तो अगर पूछा जाएगा कि इन तीनों ही क्रेनियल मेनिंजेस में कौन सा लेयर थिक होता है तो दैट इज़ ड्यूरा मैटर, और बाकी दोनों ही क्या होते हैं, थिन लेयर होते हैं। एक होता है डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है वैस्कुलराइज्ड रहता है, ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। नाउ आता है सबड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल स्पेस नाम से ही पता चल रहा है ये ड्यूरा मैटर के बिलो होगा। वेरी नैरो स्पेस दैट एग्जिस्ट बिलो ड्यूरा मैटर और बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। नेक्स्ट आता है सब एरेक्नोइड स्पेस। नैरो स्पेस जो एग्जिस्ट करता है बिलो द एरेक्नोइड मेम्ब्रेन या बिटवीन द एरेक्नोइड मेम्ब्रेन एंड पाया मैटर, को बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। यानी एरेक्नोइड के नीचे तो क्या हो गया, सब एरेक्नोइड स्पेस। द सब एरेक्नोइड स्पेस कंटेन करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF। अब हम देख रहे हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, जिसे हम अभी स्टडी करेंगे। सो मेजर फंक्शंस ऑफ ब्रेन ऑफ ह्यूमन ब्रेन क्या है, तो सबसे पहले हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमें नज़र आ रहा है, ये जो पार्ट है, ये पूरा, ये सबसे बड़ा मेजर पार्ट है, इसको बोलते हैं क्या, सेरेब्रम। सेरेब्रम सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड होते हैं, ये है सेरेब्रम हमारा, ये फोरब्रेन का पार्ट है, और ये थैलमस, हाइपोथैलमस, ये सब मिला करके क्या बनाते हैं, हमारा फोरब्रेन। नेक्स्ट है मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है। कॉर्पस कैलोजम ये पार्ट है जो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, किसको, तो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर को। ये है सेरेब्रल एक्वाडक्ट, यहाँ पर ये पार्ट जो दिख रहा है ये क्या है, सेरेब्रल एक्वाडक्ट है। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, सेरेबेलम है। यहाँ पर हमें मेड्यूला नज़र आ रहा है, ये है हमारा पॉन्स। और स्पाइनल कॉर्ड ये जो लंबा सा है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टेब्रल कॉलम के न्यूरल कनाल के थ्रू पूरे नीचे तक वर्टेब्रल कॉलम तक जाता है, अलोंग द वर्टेब्रल कॉलम। ये है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या क्या होता है, पॉन्स और मेड्यूला हिंड ब्रेन बनाता है। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों को मिला करके क्या बोल देते हैं, ब्रेन स्टेम। ये चीज़ें हमें याद रखनी है, डायग्राम भी हमें याद रखना है। सो अब हम आगे स्टडी करते हैं। हमारे ह्यूमन ब्रेन का मेजर फंक्शन क्या है, ये वॉलंटरी मूवमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि सारे बॉडी के जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं जो हमारे बॉडी के वॉलंटरी कंट्रोल में है, जैसे परफॉर्म, जो हमारी इच्छा से कंट्रोल होते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट जैसे वॉकिंग, रनिंग, टॉकिंग, टाइपिंग, राइटिंग, सम ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट है जो सब के सब कैसे होते हैं, तो हमारे ह्यूमन ब्रेन के सोचने की वजह से होते हैं या इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की वजह से होते हैं। ऑल्दो दीज वॉलंटरी मूवमेंट्स आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द विल और डिज़ायर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, स्टिल दे नीड अ कंट्रोल फ्रॉम द ब्रेन। मतलब हमारी इच्छा से तो होता है लेकिन फिर भी ब्रेन को इसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज द बैलेंस ऑफ बॉडी। ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे बॉडी का बैलेंस। बैलेंस रिक्वायर्ड होता है स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक एक्टिविटीज़ करने के लिए, यानी हम स्थिर रूप से जो काम कर रहे हैं। स्टैटिक एक्टिविटीज़ में क्या आया, यानी कि हम अपना लोकेशन ऑफ बॉडी चेंज नहीं किए और इन स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग पोजीशन में काम कर रहे हैं, लेकिन स्टैटिक पोजीशन में काम कर रहे हैं। यहाँ डायनेमिक, जब हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर बॉडी का बैलेंस करने में भी हमें ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक एक्टिविटीज़ को बॉडी बैलेंस की ज़रूरत है जो मेंटेन होता है बाय ह्यूमन ब्रेन। नेक्स्ट हमारे ब्रेन का फंक्शन है वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर, डाइजेस्टिव ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक एक्सेट्रा, ये सब के सब ब्रेन कंट्रोल करते हैं। द एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट बीट, डाइजेशन ऑफ फूड, एक्सक्रीशन, गेमिटोजेनेसिस, ये सारे के सारे हमारे ह्यूमन ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ दोनों ही कंट्रोल होते हैं ह्यूमन ब्रेन के द्वारा।
दीज आर कंट्रोल्ड बाय सेपरेट पोर्शंस ऑफ द ब्रेन। तो हमारा ये जो इनवॉलंटरी है और जो वॉलंटरी है, ये ह्यूमन ब्रेन के अलग अलग पोर्शंस के द्वारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इज द थर्मोरेगुलेशन। द कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर कहलाता है क्या? थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन पूछा जाएगा क्या है, तो कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज थर्मोरेगुलेशन। ओके, सो द एनवायरमेंटल कंडीशन नीड ऑन चेंजिंग but the internal body temperature is maintained at constant level around 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम जहाँ भी जाएं, कभी हम लद्दाख चले जाते हैं, कभी हम कन्याकुमारी चले जाते हैं, जहाँ भी दिल करता है हम जाते हैं और वहाँ टेम्परेचर और प्रेशर बदलता है। इन दैट केस हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो नहीं बदलता। इस वजह से हमारे अंदर एक इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टैसिस। एंड होम्योस्टैसिस का ही एक पार्ट है क्या? थर्मोरेगुलेशन। दिस टेम्परेचर रेगुलेशन इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, जो ऑल्सो हमारे ह्यूमन ब्रेन के कंट्रोल में होता है। हंगर एंड थर्स्ट, भूख और प्यास लगना, ये दोनों ही हमारे ह्यूमन ब्रेन के कंट्रोल में है। सर्कैडियन रिदम ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारा बॉडी अडेप्ट करता है, जैसे डेली शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली, जब हम खाते हैं, कब हम सोते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ और मेंटेन करता है 24 आवर के रिदम को ऑफ स्लीपिंग, अवेकनिंग, फीलिंग हंग्री। एंड ये जो 24 आवर का रिदम है हमारे बॉडी का, ये क्या कहलाता है? सर्कैडियन रिदम ऑफ द बॉडी एंड अंडर द कंट्रोल। और ये भी क्या है? हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है। नेक्स्ट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड का एक्टिविटीज़। डक्टलेस ग्लैंड जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स अंडर कंट्रोल में होते हैं ब्रेन के। कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, ये सेक्रेट होते हैं ब्रेन इटसेल्फ से। हाउएवर दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सब भी ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रेन बाय न्यूरल एज वेल एज इंडोक्राइन सिग्नल्स। न्यूरल सिग्नल्स रिफर्स टू द सिग्नल्स जो हमारा नर्व्स भेजता है, while endocrine signals refers to the regulatory hormone released from portions of brain। portions of brain जैसे hypothalamus हुआ, pituitary gland हुआ। ओके, so these regulatory hormones reach करता है endocrine gland को एंड अकॉर्डिंगली स्टिमुलेट कर देता है और इनहिबिट कर देता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट है ह्यूमन बिहेवियर, ये भी हमारा ब्रेन रेगुलेट करता है। ह्यूमन का बिहेवियर जैसे उसके क्रिएटिव आइडियाज़, मेमोरी, एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, विल पावर, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स और जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस हैं इन सबको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन ऑल्सो साइट होता है इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग का। तो कौन सा है वो इन्फॉर्मेशन? दैट इज सेंसेशंस जैसे विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, पेन, वाइब्रेशन, प्रेशर, केमिकल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं विज़न, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, ये सब चीज़ें पहले आपको नीट के सिलेबस में थी, बट इसे अब रिमूव कर दिया गया है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में बाकी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। Till now, you are familiarized with the general important functions of the human brain. In the following section, you will learn about various divisions of human brain and separate functions of the individual portions. ठीक है, human brain के अलग अलग portions को हम separately पढ़ेंगे। इस portion में सबसे पहला आता है हमारा फोर ब्रेन। व्हाट इज़ फोर ब्रेन? तो फोर ब्रेन जो है ये फ्रंट पोर्शन है ब्रेन का। फोर ब्रेन फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन में क्या आता है? सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सबसे पहला क्या हो गया हमारा? सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है? सेरेब्रम इज मोस्ट प्रोमिनेंट पोर्शन ऑफ द फोर ब्रेन एज वेल एज ये बनाता है मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सेरेब्रम स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है और ये बना होता है दो लार्ज कॉन्वोल्यूटेड फोल्डेड पार्ट से जिसे बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। ये दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर सेपरेटेड होते हैं एक डीप क्लेफ्ट के द्वारा जो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर देता है सेरेब्रम को दो हाफ्स में। एज दिस डीप क्लेफ्ट पासेस लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द सेरेब्रम, तो दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स बन जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? एक हो जाता है हमारा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, दूसरा हो जाता है हमारा राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ये हमें दिख रहा है क्या? हमारा राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, और ये हमें दिख रहा है क्या? हमारा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। और यहाँ पर हमारा है डीप लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ईच सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है वो फर्दर डिवाइडेड है चार लोब्स में। सो फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल।
फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। इस वजह से 2 फ्रंटल लोब हैं, 2 पैराइटल लोब हैं, 2 ऑसिपिटल, 1 ऑसिपिटल लोब है, सॉरी, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 1 ऑसिपिटल और 2 टेम्पोरल लोब होते हैं हमारे सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स में या सेरेब्रम में कह सकते हैं। तो आता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉर्पस कैलोजम, जो इन राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर को जोड़ने का काम करता है। ये 10 सेंटीमीटर्स लंबा होता है। लॉन्ग बंडल्स होते हैं नर्व फाइबर्स के, और कितने नर्व फाइबर्स होते हैं इसमें? लगभग 200 मिलियन नर्व फाइबर्स होते हैं। द बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं ट्रैक्स, और इसलिए हम कहते हैं कि लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स कनेक्टेड हैं विथ ईच अदर बाय ट्रैक्स ऑफ नर्व फाइबर्स, और ये ट्रैक्स ऑफ नर्व फाइबर क्या है? कॉर्पस कैलोजम है। अब ये जो ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर है जो कनेक्ट कर रहा है 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर को, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोजम कर्व्ड होता है और कहलाता है जेनू, जबकि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोजम कहलाता है स्प्लेनियम। नेक्स्ट है हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिसे ग्रे मैटर भी कहते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आउटर सरफेस जो है सेरेब्रम का, दैट इज व्हाट? कॉर्टेक्स। इट इज अ लेयर ओनली 2 to 4 मिलीमीटर्स थिक। कितना थिक होता है? सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 मिलीमीटर थिक होता है। बिकॉज 6 लेयर ऑफ इट आर पैक्ड विथ 10 बिलियन pyramidal, spindle and stellate neurons. So 10 बिलियन न्यूरॉन्स से ये 10 बिलियन न्यूरॉन्स इसमें पैक्ड होते हैं। कितने लेयर्स में? तो 6 लेयर्स में 10 बिलियन न्यूरॉन्स पैक्ड होते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये किस तरह के शेप के होते हैं? ये पिरामिडल, स्पिंडल, स्टेलेट शेप के होते हैं, और इनका अपीयरेंस कैसा होता है? ग्रेइश ब्राउन। और इसे क्या कह देते हैं? इसे कह देते हैं हम ग्रे मैटर। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन करता है लगभग 10% ऑफ ऑल न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन। जितना भी ब्रेन में न्यूरॉन्स है उसमें 10% न्यूरॉन कहाँ है? तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में है। मच ऑफ द न्यूरल एक्टिविटीज जो अकर करती है हेयर, एग्जाम्पल फ्रॉम टच to the movement of arm, unlike mouse brain, human brain greatly convoluted होता है। जो माउस का ब्रेन उतना कॉन्वोल्यूटेड नहीं होता है, हमारा ह्यूमन का ब्रेन जो होता है हाईली कन्वोल्यूटेड होता है। सो ये कन्वोल्यूशंस फोल्ड करते हैं और बनाते हैं क्या? सल्शी मतलब स्मॉल ग्रूव। और क्या बनाते हैं? फिशर बनाते हैं जिसे कहते हैं लार्ज ग्रूव। नेक्स्ट है गायरी बनाते हैं, जो क्या होता है? बल्जिंग होती है। अब सल्शी और फिशर, गड्ढा होगा कहीं पर तो उठेगा भी तो सरफेस। सो सरफेस अगर डाउन हो गया, डिप्रेस हो गया, दैट इज व्हाट? सल्सी। और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया, दैट इज फिशर। और जहाँ पर उभरा हुआ है, बल्ज है, दैट इज व्हाट? दैट इज गायरी। सो दीज ग्रेटली इनलार्ज द सरफेस एरिया ऑफ कॉर्टेक्स। इनफैक्ट 2/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉर्टेक्स हिडन होता है सल्शी और फिशर्स में। दस इनका प्रेजेंस ट्रिपल कर देता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सरफेस एरिया को। बिनेथ दिस मिलियन ऑफ एक्सॉन्स कंप्राइज करते हैं नर्व फाइबर ट्रैक्स, और ये कनेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स को विद दोज लोकेटेड एल्सवेयर इन द ब्रेन। द लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइलिन देता है टिश्यू को एक ओपेक और वाइट अपीयरेंस। ठीक है, ये जो लार्ज कंसनट्रेटेड माइलिन होता है ये ओपेक और वाइट अपीयरेंस देता है। हेंस दे आर रेफर्ड बाय टर्म वाइट मैटर। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? इसलिए इसको बोल देते हैं वाइट मैटर। ठीक है, बाय एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ injuries or lesions and effect of electrical stimulation on the behavior, it has been possible to map roughly the location of its various associative activities on the cerebral cortex. ठीक है, कहा जा रहा है कि जब हम अलग अलग इंजरीज और लेजन्स, घाव हो गया या फिर चोट लग गई, उसके इफेक्ट को एग्जामिन करते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन या बिहेवियर के आधार पर, तो ये पॉसिबल है कि रफली हम मैप कर रहे हैं लोकेशन ऑफ इट्स वेरियस एसोसिएटिव एरियाज ऑन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ईच एरिया इज रेफर्ड टू एज अ स्पेशलाइज्ड कॉर्टेक्स। ठीक है, ईच एरिया जो होता है वो एक स्पेशलाइज्ड कॉर्टेक्स का पार्ट होता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तो हम देख पा रहे हैं हमारा ह्यूमन ब्रेन ये जो है ये सर्टेन फंक्शंस करता है। ये ऊपर में जो हमें नज़र आ रहा है ग्रे मैटर,
ये है हमारा ग्रे मैटर, और जो नीचे में है ग्रे मैटर के इनर साइड में, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ वाइट मैटर। ऊपर में ग्रे मैटर ग्रेइश ब्राउन और नीचे में वाइट अपीयरेंस। ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स और ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो डीप लॉन्गिट्यूडिनल क्लेफ्ट से डिवाइडेड है। याद रखना है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ऊपर का पार्ट जो है दैट इज़ ग्रे मैटर और जो इनर पार्ट है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ वाइट मैटर। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन करता है 3 मेजर टाइप ऑफ एरियाज। एक होता है मोटर एरिया, दूसरा होता है सेंसरी एरिया और तीसरा होता है एसोसिएशन एरिया। सेंसरी एरिया रिसीव करता है अलग अलग तरह का सेंसेशंस। मोटर एरियाज कंसर्न्ड होता है विद द मूवमेंट ऑफ स्केलेटल एलिमेंट्स। मोटर एरिया की बात जब भी आएगी मतलब हमारे स्केलेटल एलिमेंट्स जैसे हमारा मसल्स जो है वो मूव कराना है हमें, क्योंकि वो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। एसोसिएशन एरिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ना तो कम्प्लीटली सेंसरी होता है ना तो कम्प्लीटली मोटर होता है। तो ये एसोसिएशन एरियाज जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सर्टेन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए। सो कौन से वो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा इंटरसेंसरी एरियाज, स्टडी करते हैं। एज यू आर अवेयर दैट ऑल सेंसरी इनपुट्स जैसे टच, साउंड, लाइट, स्मेल, ये सब के सब ब्रेन में जा रहे हैं, ये सब के सब सिग्नल। नाउ ये डिफरेंट सिग्नल्स रिक्वायर करते हैं एसोसिएशन एंड इंटरकनेक्शन विद ईच अदर फॉर देयर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप देख रहे हैं, आप वहीं पर उस चीज़ को स्मेल भी कर रहे हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, साथ में आप उस चीज़ को सोच भी सकते हैं, उसके बारे में कुछ भी कर सकते हैं। एंड you also know that different sensations are received by the different areas of the brain। और आपको पता है कि ये सारे के सारे अलग अलग सेंस जो है वो अलग अलग ब्रेन के पार्ट से एसोसिएटेड है। तो इन सब के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, इन सब के बीच का जो एसोसिएशन है ये इम्पॉर्टेंट है, और यही काम कौन करता है, हमारा एसोसिएशन एरिया। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एसोसिएशन एरिया। ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेंसरी एसोसिएशन करवा देता है। नाउ इंटरसेंसरी एसोसिएशन या एसोसिएशन एरिया का जो दूसरा फंक्शन है दैट इज़ व्हाट, मेमोरी। ये क्या करता है, ये मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स प्रोवाइड करता है जो रिकॉर्ड हो जाते हैं बाय द एसोसिएशन एरिया ऑल्सो। और फ्रंटल लोब्स ऑफ सेरेब्रम, ठीक है, ये सेरेब्रम के फ्रंटल लोब के पास में होता है। मेमोरी इज़ बेसिकली 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये 2 तरह की मेमोरी प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। कम्युनिकेशन, द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो कंट्रोल होता है एसोसिएशन एरिया से या ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सो अगर पूछा जाएगा कि एसोसिएशन एरिया कहाँ होता है, तो एसोसिएशन एरिया हमारा प्रेजेंट होता है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ओके, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शंस क्या है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। इंटरसेंसरी एसोसिएशन को हमने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ इज द वाइट मैटर। आउटर सरफेस ऑफ सेरेब्रम इज कॉल्ड ग्रे मैटर। बाहर का जो सरफेस है वो क्या कहलाता है, ग्रे मैटर कहलाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन कंसंट्रेटेड होते हैं। नाउ इनर एरिया ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहलाता है वाइट मैटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रैक्स, यानी कि इसमें नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर नर्व फाइबर्स, वायर्स प्रेजेंट है, जबकि सेल बॉडी प्रेजेंट है कहाँ पर, तो हमारे ग्रे मैटर में। तो ग्रे मैटर ग्रे हो गया और ये आउटर है, और इनर साइड में हमारा वाइट मैटर है। ठीक है, द नर्व फाइबर्स प्रेजेंट इन दीज ट्रैक्स आर माइलिनेटेड। याद रखना है कि हमारे वाइट मैटर में जो नर्व फाइबर्स हैं ये माइलिनेटेड हैं, यानी कि ये कवर्ड है बाय माइलिन शीथ। द माइलिन शीथ देता है एक ओपेक वाइट अपीयरेंस टू द फाइबर्स ऑफ ट्रैक्स। इसी वजह से ये वाइट हो जाते हैं क्योंकि ये माइलिन शीथ से कवर्ड होते हैं। हेंस ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइलिन ट्रैक्स इन द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये एरियाज कॉन्स्टिट्यूट करता है वाइट मैटर ऑफ ब्रेन। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन किन चीज़ों से बनता है, सबसे पहले एपिथैलेमस, उसके बाद थैलेमस एंड देन हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस, व्हाट इज एपिथैलेमस? एपिथैलेमस जो है ये होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। ये पोस्टेरियर एंड ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के पास होता है। कहाँ होता है? थर्ड वेंट्रिकल के पोस्टेरियर इंड के पास होता है हमारा एपिथैलेमस। ये सबसे छोटा पार्ट है डायनसेफेलॉन का, और ये
इसमें पिनियल ग्लैंड भी होता है जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, और हैबेन्यूला भी होता है। ये हो गया हमारा एपिथैलेमस। नेक्स्ट पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन इज थैलेमस। व्हाट इज थैलेमस? द सेरेब्रम रैप करता है अराउंड ए स्ट्रक्चर जिसका नाम है थैलेमस। थैलेमस को पूरी तरह से ढक लेता है कौन? तो सेरेब्रम। द थैलेमस इज द रिले सेंटर। थैलेमस को क्या बोल देते हैं? थैलेमस को बोल देते हैं रिले सेंटर। ओके, थैलेमस को कहते हैं रिले सेंटर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसका मतलब सेंसरी मैसेजेस जो ब्रेन में जा रहे हैं, जो रीच कर रहे हैं ब्रेन को, मस्ट पास थ्रू द थैलेमस इन ऑर्डर टू बी सेंस्ड। नाउ सिमिलरली सारे मोटर मैसेजेस जो डिलीवर होते हैं फ्रॉम द ब्रेन मस्ट पास from the thalamus. So thalamus acts as major coordinating center for motor and sensory signaling, यानी मोटर सिग्नलिंग हो रही हो या फिर सेंसरी सिग्नलिंग, ये मेजर कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? हमारा थैलेमस करेगा। इसके थ्रू ही जाएगा या आएगा, मतलब ये समझ लो कि दरवाज़ा है, इसमें से होकर ही जाना पड़ेगा अगर आपको ब्रेन के अंदर जाना है तो। नाउ कम्स आर हाइपोथैलेमस, जो हमारे डायनसेफेलॉन का तीसरा पार्ट है जो थैलेमस के नीचे होता है। जैसा कि नेम से पता लग रहा है, हाइपोथैलेमस नेशल्स एट द बेस ऑफ थैलेमस। ये थैलेमस के बेस पर होता है, ठीक है, या कह सकते हैं कि ब्रेन के बेस पर होता है। हाइपोथैलेमस नंबर ऑफ फंक्शंस करते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस कंटेन करता है नंबर ऑफ सेंटर्स जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग यानी हंगर, ड्रिंकिंग, सेक्सुअल ड्राइव, रेज, एंगर, इन सब को कौन करता है? हमारा रेगुलेट, तो दैट इज़ हाइपोथैलेमस। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रफली 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करके रखता है कॉम्प्लेक्स थर्मोस्टेट सिस्टम के द्वारा। ये हमारे वाटर कंटेंट को भी कांस्टेंट रखता है बॉडी के, यानी हमारी ऑस्मोलैरिटी को भी ध्यान में रखता है। कैसे? तो यूरिन के अमाउंट को कंट्रोल करके और हमारे थर्स्ट को कंट्रोल करके। सिमिलरली ये कंट्रोल कर देता है हंगर को। कैसे? हंगर अरोजल से, मतलब हमें भूख लग जाती है, सो दैट द पर्सन बिकम्स अवेयर ऑफ नीड ऑफ ईटिंग, कि उसे लगने लगता है कि मुझे भूख लगी है। द सेक्सुअल ड्राइव, फीलिंग ऑफ सशाइटी यानी सेटिस्फैक्शन, मतलब उसे भूख जो लगती है, भूख उसका जो सेटिस्फैक्शन होता है या किसी भी चीज़ का, सशाइटी। नाउ एक्सप्रेशन ऑफ लव, एंगर, रेज, फियर, ये सब के सब कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जितने भी इमोशनल लोग हैं वो जान जाएं कि आपके जितने भी इमोशंस हैं उसको कौन रेगुलेट कर रहा है? दैट इज़ योर हाइपोथैलेमस। नाउ हाइपोथैलेमस नॉट ओनली हैज़ नर्वस एक्टिविटी, इसका न तो सिर्फ नर्वस एक्टिविटी होता है बल्कि ऑल्सो ये एंडोक्राइन फंक्शंस भी करता है। हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। ये सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स को। ये सेल्स कहलाते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, क्योंकि ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन रिलीज करता है या सेक्रीट करता है, वो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के थ्रू होता है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रिलीज करता है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स पास करता है थ्रू द एक्सोन ऑफ दीज न्यूरॉन्स, और वो रिलीज हो जाता है थ्रू देयर नर्व एंड्स। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स यानी GnRH, ऑक्सीटोसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये सब के सब हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं। ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं वेरियस बॉडी फंक्शंस को, जैसे ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, यूरिन का कंसंट्रेशन, ये सब कुछ कौन रेगुलेट करता है? हमारा हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। ओके, सो हमारा जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है उसके इनर पार्ट में क्या होता है? हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है। ये ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी लिम्बिक सिस्टम की बात आ रही है ना, लिम्बिक सिस्टम की बात आ रही है तो समझ जाओ कि बहुत सारे छोटे छोटे डीप स्ट्रक्चर्स हैं। और ये डीप स्ट्रक्चर्स हैं कहाँ? ये डीप स्ट्रक्चर्स हैं इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। ओके, सो कौन से हैं वो डीप स्ट्रक्चर्स? दैट इज एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड एक्सेट्रा, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल लिम्बिक लोब। ये सब मिलके क्या बनाता है? ये लिम्बिक लोब बनाता है या लिम्बिक सिस्टम बनाता है। लिम्बिक सिस्टम एक विशबोन के जैसा नज़र आता है या फिर एक फॉग के जैसा नज़र आता है, जिसमें हाइपोथैलेमस के साथ मिल करके लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर के फंक्शन में। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर लाइक रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन, यानी कि ये जितने भी फंक्शंस हमारा
इमोशनल फंक्शंस जितने भी हाइपोथैलेमस कर रहा है वो लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर के कर रहा है। ये मेन फंक्शंस हैं लिम्बिक सिस्टम के जो परफॉर्म होते हैं विथ द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज द एमिगडाला। एमिगडाला क्या होता है? ये आमंड शेप का होता है और ये कंट्रोल करता है मूड्स को, एंगर और रेज को भी कंट्रोल करता है। नाउ इज द हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस बनाता है लोअर पोर्शन ऑफ लिम्बिक फॉर्क, यानी अगर एक फॉर्क है आपके हाथ में तो उसका जो नीचे का पोर्शन है ये है हमारा हिप्पोकैम्पस। द हिप्पोकैम्पस डील करता है स्ट्रेंज मिक्स ऑफ सिग्नल्स जैसे स्मेल, मेमोरीज। हिप्पोकैम्पस फंक्शन करता है एज अ काइंड ऑफ इंडेक्स फॉर रिकॉल ऑफ इवेंट्स। मतलब कोई बात आपको पिछला याद करना है तो कौन करेगा? हिप्पोकैम्पस याद करवाएगा। विद इट्स एसोसिएटेड मेमोरी कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी आपको कोई चीज़ें याद रह जाएं उसके लिए आपको क्या इन्फ्लुएंस करना है अपने सिर में, दैट इज हिप्पोकैम्पस। सो अब एक सवाल है कि नेम द वेरियस एरियाज प्रेजेंट इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कौन से एरियाज प्रेजेंट होते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो एरियाज प्रेजेंट है दैट इज, बताइए। फर्स्ट इज सेंसरी एरिया, सेकंड इज मोटर एरिया और तीसरा है एसोसिएशन एरिया। ओके, सो एसोसिएशन एरिया का फंक्शन है इंटरसेंसरी सेंसेशंस, कम्युनिकेशन एंड मेमोरी। मोटर लेकर के जाता है, डिलीवर करता है। सेंसरी क्या करता है? सेंस करता है किसी चीज़ को। ओके, नाउ अब और क्वेश्चंस देख लेते हैं। द ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर कनेक्टिंग द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, इसे क्या कहते हैं? वो कौन सा ट्रैक है नर्व फाइबर का जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ देता है? ये पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। So that is corpus callosum. Which among the following is function of neurosecretory cells of thalamus? Neurosecretory cells क्या करेंगे? Obviously ये करेंगे endocrine functions, यानी कि ये secretion करेंगे hypothalamic hormones का। ओके, नाउ आ गए हम मिड ब्रेन में। व्हाट इज मिड ब्रेन? सो मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है बिटवीन द थैलमस हाइपोथैलमस ऑफ द फोरब्रेन। ठीक है, थैलमस या हाइपोथैलमस ऑफ द फोरब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है और पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन, मतलब किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है? हिंड ब्रेन में पोन्स, ठीक है, हिंड ब्रेन में पोन्स एंड फोर ब्रेन में थाइमस या हाइपोथैलमस। तो अगर बात करें कि मिड ब्रेन किसके बीच में प्रेजेंट है तो ये बेसिकली हाइपोथैलमस और पोन्स के बीच में प्रेजेंट है। और हाइपोथैलमस किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। पोन्स किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो मिड ब्रेन किसके बीच में प्रेजेंट है? ये हाइपोथैलमस या थैलमस ऑफ फोरब्रेन और पोन्स ऑफ हिंड ब्रेन के बीच का पार्ट है। और इसमें होता क्या है? इसमें डॉर्जल पोर्शंस होते हैं ऑफ द मिड ब्रेन, बना होता है 4 राउंड स्वेलिंग से या लोब से जो कलेक्टिवली कहलाते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दीज 4 लोब्स इन द मिड ब्रेन अरेंज्ड होते हैं इस तरह से कि 2 आर प्रेजेंट इन अपर साइड। अब ये जो 4 राउंड स्वेलिंग्स है ना, ये 4 राउंड स्वेलिंग्स में से 2 अपर साइड में प्रेजेंट होते हैं और 2 लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो 2 अपर साइड में जो लोब्स प्रेजेंट है दैट इज सुपेरियर कॉलिक्यूली। जो ऊपर साइड में जो लोब प्रेजेंट है उसको क्या कह दिया? उसे सुपेरियर कॉलिक्यूली कह दिया। और नीचे साइड में जो 2 लोब प्रेजेंट है दैट इज इन्फेरियर कॉलिक्यूली। द सुपेरियर पेयर ऑफ कॉलिक्यूली रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स को, कहाँ से? आईज से और मसल ऑफ हेड से। याद रखना है, आँखें और हमारे सिर का जो मसल है, ठीक है, उससे कौन कनेक्टेड है? हमारा सुपेरियर पार्ट ऑफ कॉलिक्यूली रिसीव करता है, यानी ऊपर के 2 लोब्स या राउंड शेलिंग्स उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, नाउ कंट्रोल विजुअल रिफ्लेक्सेस, और ये कंट्रोल करता है क्या? विजुअल रिफ्लेक्स को। दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ हेड एंड आई। ये हमारे सिर का मूवमेंट और आँखों का मूवमेंट भी रेगुलेट करता है सेम टाइम में फिक्स करने के लिए या फोकस करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को। अब हम आते हैं इन्फीरियर पार्ट ऑफ कॉलिक्यूली जो रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स, कहाँ से? कान से, दैट इज ईयर से एंड मसल्स ऑफ हेड से। एंड कंट्रोल करता है ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को। किसको कंट्रोल करता है? ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। ऑडिटरी रिफ्लेक्स रिलेटेड होता है विद द ईयर। ऑडिटरी रिफ्लेक्स किससे रिलेटेड होता है? कान से रिलेटेड होता है। इन्फीरियर कॉलिक्यूली कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट ऑफ हेड टू लोकेट एंड डिटेक्ट द साउंड ऑफ द सोर्स। नाउ सोर्स ऑफ द साउंड मतलब साउंड कहाँ है उसके अकॉर्डिंगली ये अपने सिर को मूव करता है। ठीक है, नाउ हमने पढ़ लिया हमारा क्या? मिड ब्रेन।
थर्ड पार्ट जो है हमारे ब्रेन का, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ हिंड ब्रेन। ठीक है, सो व्हाट इज़ हिंड ब्रेन? हिंड ब्रेन पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट है ब्रेन का, दैट इज़ वाई इसको क्या कह दिए हम, हिंड ब्रेन कह दिए। हिंड ब्रेन में क्या क्या होता है? हिंड ब्रेन में होता है पॉन्स, सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सबसे पहला आता है हमारा पॉन्स। पॉन्स द ब्रिज। पॉन्स का क्या मतलब होता है? पॉन्स का अर्थ होता है द ब्रिज। ये बना होता है फाइबर ट्रैक से। याद करिए कि ये जो ट्रैक्स थे, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स सीएनएस, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं डिफरेंट रीजन्स। ये ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करते हैं। ये ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। एज द ट्रैक्स ऑफ पॉन्स कनेक्ट वेरियस रीजन्स ऑफ ब्रेन। पॉन्स में जो ये जो हमारा पॉन्स है, इसमें जो ट्रैक्स हैं, ठीक है, ट्रैक्स यानी नर्व फाइबर्स के जो बंडल्स हैं, ये कनेक्ट करते हैं अलग अलग रीजन ऑफ ब्रेन को। ये रीजन है फॉर इट्स नेम। यही कारण है कि इसको हमने द ब्रिज बोल दिया, पॉन्स बोल दिया। दैट लिटरली मीन्स द ब्रिज। पॉन्स मेनली एक्ट करता है न्यूरोनल लिंक के जैसा बिटवीन सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेबेलम। सेरेबेलम जो यहाँ पर होता है, जिसको छोटा सेरेब्रम भी कहते हैं, और उसके बाद ये बड़ा सेरेब्रम होता है। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन स्थापित करता है वो कौन सा पार्ट है? दैट इज आवर पॉन्स। ओके, सो द सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब ये जो हमारा पॉन्स है, इसमें कुछ सेंटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। दैट इज एक सेंटर है जिसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, जो कि ऑल्सो एक हिंड ब्रेन का पार्ट है। न्यूरॉन सिग्नल्स फ्रॉम द न्यूमोटैक्सिक सेंटर रिड्यूस कर देता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन फेज एंड देयर बाय ये अल्टर कर सकता है हमारे रेस्पिरेशन के रेट को, स्पीड को। ओके, नाउ कम्स द सेरेबेलम, जो कि हिंड ब्रेन का दूसरा पार्ट है। हिंड ब्रेन क्या है? सेरेबेलम क्या है? तो सेरेबेलम को सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कहते हैं आफ्टर द सेरेब्रम। सो द वर्ड सेरेबेलम सिंपली इसका मतलब होता है लिटिल सेरेब्रम। सेरेबेलम का अर्थ होता है लिटिल सेरेब्रम। द सेरेबेलम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 सेरेबेलर हेमिस्फेयर। अब सेरेबेलम भी जो है, ये भी 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर का बनता है। एंड वर्मिस एंड हैज़ इट्स ग्रे मैटर, और ये वर्मिस से भी बनता है, और इसका भी ग्रे मैटर होता है आउटर साइड में, और इसका भी वाइट मैटर होता है इनर साइड में। सेरेबेलम के पास बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस। अब ये जैसे हमने देखा था कि सेरेब्रम बहुत कॉन्वोल्यूटेड था, वैसे ही सेरेबेलम भी बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड होता है कि ये एडिशनल स्पेस प्रोवाइड कर सके, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके, कि ज़्यादा न्यूरॉन्स पैक हो सके। नेक्स्ट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। अब सेरेबेलम का क्या काम है? सेरेबेलम नहीं इनिशिएट करता है बॉडी का मूवमेंट, ठीक है। अगर बॉडी का मूवमेंट इनिशिएट करने की बात होगी तो कौन करेगा? दैट इज़ आवर सेरेब्रम। लेकिन बट मॉड्यूलेट और रीऑर्गेनाइजेज द मोटर कमांड्स। लेकिन जो भी मोटर कमांड सेरेब्रम से आ रहे हैं उसको सेरेबेलम क्या करता है? रीऑर्गेनाइज कर देता है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन सीम्स टू बी कोऑर्डिनेटिंग लोकोमोटर एक्टिविटी। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोऑर्डिनेट करना लोकोमोटर एक्टिविटी को इन द बॉडी, जो एक्चुअली इनिशिएट होगा बाय द इम्पल्सेस जो अराइज करेंगे इन द मोटर एरिया ऑफ द फोरब्रेन। सेरेबेलम का अनकॉन्शियस डायरेक्शन, सेरेबेलम्स अनकॉन्शियस डायरेक्शंस एंड सेरेब्रम्स कॉन्शियस इंस्ट्रक्शंस डिटरमाइन करेगा कि व्हेन एंड हाउ हमारा बॉडी मूव करेगा। मतलब हमारे सेरेबेलम का अनकॉन्शियस डायरेक्शन होगा और सेरेब्रम का कॉन्शियस डायरेक्शन होगा, और ये दोनों मिलेंगे तो जा करके हमारा बॉडी मूव करेगा। सेरेबेलम वाइटल है टू द कंट्रोल ऑफ रैपिड मस्क्यूलर एक्टिविटीज़। मतलब अगर आप दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, रनिंग, टाइपिंग, फ्लाइंग, सो इन सब केस में क्या होता है? वाइटल होता है हमारे सेरेबेलम का फंक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत चीज़ें देखनी होती हैं। इवन टॉक भी कर रहे हैं तो जो मसल्स यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर भी सेरेबेलम काम कर रहा है। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेरेबेलम इनवॉलंट्री होता है, बट ये में इन्वॉल्व करता है लर्निंग इन देयर अर्ली स्टेजेस। नाउ कम्स द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो कि हिंड ब्रेन का तीसरा पार्ट है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट है जो कनेक्ट करता है अलग अलग पार्ट ऑफ ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। Though small in size, it is absolutely essential to life. ये
छोटा साइज़ का भले होता है मेडुला हमारा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है हमारे जीवन के लिए। मेडुला कंटेन करता है बहुत सारे सेंटर्स जैसे रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सेक्रेशंस, ठीक है, याद रखना है हमारी श्वसन, दैट इज रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशंस, ये सब कुछ कौन रेगुलेट कर रहा है? हमारा मेड्यूला। सो अब मेड्यूला का फंक्शन देखते हैं। मेड्यूला कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को। देयर इज अ सेंटर प्रेजेंट इन द मेड्यूला दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सेंटर या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। द फंक्शन ऑफ दिस सेंटर है कि ये रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करता है, जैसा हमारा बॉडी डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली, यानी ये घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। ऑल्दो ह्यूमन हार्ट इज़ मायोजेनिक, यद्यपि हमारा जो हृदय है वो क्या है? मायोजेनिक है। मायोजेनिक का अर्थ क्या होता है? आउटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल, ये अपने आप से रेगुलेटेड होता है कुछ स्पेशलाइज्ड मसल से, बट स्टिल इट नीड्स द न्यूरल कंट्रोल एंड स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला प्रोवाइड्स दिस कंट्रोल। लेकिन फिर भी इसको न्यूरल कंट्रोल की आवश्यकता होती है हमारे हार्ट को, एंड इसको स्पेशल न्यूरल सेंटर जो मेड्यूला में है वो कंट्रोल प्रोवाइड करता है, जो पार्ट है किसका? ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम का। एएनएस प्रोवाइड करता है बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू द हार्ट एंड रिलेटेड टिश्यूज। ये नर्व्स रेगुलेट करते हैं हार्ट बीट को, डायग्राम ऑफ आर्टेरियोल्स को, डायमीटर ऑफ आर्टेरियोल्स को, कि मतलब ये जो हमारा आर्टेरियोल है अगर इतना बड़ा है तो ये कभी इतना बड़ा हो जाएगा, कभी और इतना छोटा हो जाएगा। तो यही जो डायामीटर है, ओके, ये जो डायामीटर है इसको भी रेगुलेट करता है, ठीक है, नर्व, क्योंकि डायामीटर बदलता है तो प्रेशर बदल जाता है, फिजिक्स में आपको पढ़ना ही है, ओके। कार्डियक आउटपुट बदल जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बदल जाता है, ओके। सो द गैस्ट्रिक सेक्रेशन दैट इज सेक्रेशंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑल्सो हमारे न्यूरल कंट्रोल में होता है मेड्यूला के, यानी हम जो खाना खा रहे हैं वो भी डाइजेस्ट हो रहा है, वो भी हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है। और अगर पूछा जाएगा कि दिमाग में कौन सा पार्ट है तो दैट इज़ हमारे हिंड ब्रेन का मेड्यूला पार्ट, ओके। सो इट इज़ नॉट कंप्राइजिंग दैट destruction of medulla brings about immediate death। so ये सरप्राइजिंग नहीं है कि मेड्यूला ख़त्म तो हमारा इंस्टेंट डेथ होता है। क्यों इंस्टेंट डेथ होता है? मेड्यूला के वजह से, क्योंकि यही हमारा बॉडी में खाना को पचा रहा है, हमारे हृदय को चला रहा है, हमारे श्वास को चला रहा है। अगर आपका श्वास रुक जाए, अगर आपका हृदय रुक जाए, अगर आपके पेट में खाना पचना बंद हो जाए तो कितना समय लगेगा आपको डेथ होने में। सो इसी वजह से ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेड्यूला की बात हो रही है, जब फांसी लगता है, जब हैंगिंग के केस में क्या होता है, हमारा मेड्यूला ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, मेड्यूला डिस्ट्रॉय होता है और इंस्टेंट डेथ हो जाता है। नेक्स्ट इज द ब्रेन स्टेम। व्हाट इज ब्रेन स्टेम? हमारा जो मिड ब्रेन है और जो हमारा हिंड ब्रेन है, ये दोनों मिल करके बनाता है क्या? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या है? ब्रेन स्टेम बनाता है कनेक्शंस बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का जो कनेक्शन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का जो कनेक्शन है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। सो कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों कंपोनेंट्स को जोड़ने का काम करता है हमारा ब्रेन स्टेम। 3 मेजर रीजन्स मेकअप द ब्रेन स्टेम। कौन मेजर रीजन्स हैं जो बनाते हैं ब्रेन स्टेम को? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला, ठीक है, याद रखना है। पूरा हिंड ब्रेन नहीं तो सेरेबेलम भी आ जाता, सेरेबेलम इसमें नहीं है। पॉन्स, मेड्यूला और मिड ब्रेन, ये तीनों मिलकर के बनाता है क्या? हमारा ब्रेन स्टेम, ओके। सो व्हाट इज़ द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना? बताइए, बहुत आसान है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना लाइज करता है इन द मिड ब्रेन और ये बना होता है 2 अपर लोब से, 2 लोअर लोब से। फंक्शन ऑफ अपर लोब होता है कि ये विजुअल रिफ्लेक्स को देखता है, लोअर लोब का फंक्शन होता है कि ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स को देखता है। याद रखना है, ऊपर हमारे आँखें हैं, आँखों के नीचे कान है, तो ऊपर वाला विजुअल रिफ्लेक्स और नीचे वाला ऑडिटरी रिफ्लेक्स। नेक्स्ट इज द कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर आपको बतलाना है यहाँ पर, ओके। सो सेरेब्रल एक्वाडक्ट, कनाल दैट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, सही है या गलत? बताइए, सही है, ओके। नेक्स्ट, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना 4 राउंड शेलिंग से जो प्रेजेंट होता है वेंट्रल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन में, बिल्कुल भी नहीं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? डॉर्जल पोर्शन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज सेरेब्रम
वेरी कॉन्वोल्यूटेड सर्फेस है, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड होता है, तभी तो उसमें गायरी शेल्स और फिशर्स प्रेजेंट होते हैं और सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेरेब्रम, दैट इज़ वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस। नाउ मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है गैस्ट्रिक सेक्रेशंस को, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा गैस्ट्रिक सेक्रेशंस को कंट्रोल करता है, बिल्कुल सही कंट्रोल करता है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सेरेब्रल एक्वाडक्ट, ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो गलत क्या हुआ इसमें? ये हो गया हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन इसमें गलत हो गया, क्योंकि ये वेंट्रल नहीं बल्कि डॉर्जल पोर्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ हाई डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, कौन सा वो ब्रेन का पार्ट है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। बताइए क्या होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ हिंड ब्रेन। यहाँ भी हम साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ नज़र आ रहा है फिगर में, देखिए ये रहा हमारा मेडुला, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। ओके, चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज के सवाल कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेलेंसेफेलॉन, इसमें से कौन जो है वो टेलेंसेफेलॉन का पार्ट नहीं है? बताइए, टेलेंसेफेलॉन का पार्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, कार्पस स्ट्रिएटम है, एमिग्डाला है, नहीं, या हिप्पोकैम्पस है? बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेलेंसेफेलॉन, टेलेंसेफेलॉन का पार्ट कौन नहीं है पूछ रहा है। टेलेंसेफेलॉन का पार्ट हाइपोथैलेमस नहीं है, ये किसका पार्ट है? ये डायनसेफेलॉन का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट इज द CSF इज नॉट प्रेजेंट इन सेंट्रल, CSF का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? बताइए कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सबड्यूरल स्पेस में प्रेजेंट होता है? नहीं, ये सबड्यूरल स्पेस में प्रेजेंट नहीं होता है। याद रखना है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सब एराकोनॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है, ये वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नाउ मार्क द आइडिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स responsible for complex functions like intersensory association, memory and communication। ठीक है, ये तो हमें पता है। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि ये तीनों मिलकर के कौन सा एरिया बना रहा है? मार्क द एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पूछ रहा है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का कौन सा एरिया है जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन करता है, जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशन, जैसे मेमोरी, जैसे कम्युनिकेशन। कौन करता है? ऑब्वियसली एसोसिएशन एरिया करता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का फंक्शन इसमें से कौन नहीं है? ओके, कौन नहीं है? तो करेक्शन ऑफ सिग्नल, कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। बताइए, ये सेट करता है बॉडी टेम्परेचर को अबव द 37 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ये ऑर्गेनाइज करता है बिहेवियर रिलेटेड टू सर्वाइवल ऑफ स्पेशीज़। ये रेगुलेट करता है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट्स। बिल्कुल भी नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा 4। ये 4 गलत है, बाकी तीनों चीज़ें ही सही है हाइपोथैलेमस के लिए। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोब ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, कौन लोब नहीं है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का? ऑसिपिटल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है, टेम्पोरल होता है, ऑल्फैक्ट्री लोब नहीं होता है। ऑल्फैक्ट्री हमारे सेंसेस होते हैं, नोज में होते हैं। ओके, नाउ हाईली वैस्कुलर एंड क्लोजली इन्वेस्टिंग प्रोटेक्टिव कोट अराउंड द ब्रेन इज नोन एज, बताइए क्या होगा इसका आंसर? दैट इज पाया मैटर। हाईली वैस्कुलर होता है और क्लोजली इन्वेस्टिंग होता है, प्रोटेक्टिव कोट होता है हमारे ब्रेन का। जेन्यू एंड स्प्लेनियम, ये कहाँ लोकेटेड है? जेन्यू एंड स्प्लेनियम लोकेटेड होता है हमारे सेरेब्रम में। कहाँ पर सेरेब्रम में लोकेटेड होता है? कॉर्पस कैलोजम सुना है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम का मेन पार्ट इसमें से कौन नहीं है? सो इसमें कॉर्पस स्ट्रिएटम लिम्बिक सिस्टम का मेन पार्ट नहीं है, जबकि सेप्टम, एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस तीनों ही लिम्बिक सिस्टम के पार्ट हैं। विच पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में? बताइए, एसेंशियल इन द लर्निंग, जो याद करने में आसान होता है। व्हाट इज दैट? दैट इज
हिप्पोकैम्पस। ओके, हाइपोथैलेमस तो हमारे लिम्बिक सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के साथ मिल करके काम करता है, ठीक है। एक्टिविटीज़ ऑफ सेरेबेलम, सेरेबेलम के कौन से एक्टिविटीज़ हैं, और इनवॉलंट्री बट मे इन्वॉल्व लर्निंग इन द अर्ली स्टेजेस, मतलब सारे के सारे इनवॉलंट्री तो हैं सेरेबेलम के फंक्शन, लेकिन स्टार्टिंग में तो याद करना ही पड़ता है। चलना, अब चलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए आपको स्टार्टिंग में तो सीखना पड़ता है, बाद में तो अपने आप से होने लगता है। ओके, नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन या फिर रिफ्लेक्स आर्क को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शंस, व्हाट इफ रिफ्लेक्स एक्शंस वे आर नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, क्या होगा अगर रिफ्लेक्स एक्शन आपके बॉडी में प्रेजेंट ही ना हो। डू दे इन्वॉल्व एनी कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन और नॉट। तो इन सब सवालों का हम जवाब देंगे। If we want to know as if what is a reflex action, then we can simply illustrate it by examining what goes on when you touch a hot stove. Immediately pull your hand away. जब भी आप अपना यहाँ पर मान लो कि आपका हाथ है, ओके, सो दिस इज़ योर हैंड एंड दिस इज़ फायर। ओके, यहाँ पर आग जल रहा है और ये है आपका हाथ। तो जैसे ही आपका हाथ इस फायर को टच करता है तो आपका हाथ का पोजीशन दूर हो जाता है, आप भाग जाते हैं, इधर से इधर चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये अपने आप से, आप क्या सोचने का टाइम लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? विड्रॉवल रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? विड्रॉवल रिफ्लेक्स बोलते हैं। You must also have experienced sudden withdrawal of a body part when it comes in contact with the objects that are extremely cold. कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है या पॉइंटेड होती है, तो अचानक से आपका हाथ पीछे खींच लेते हैं आप। द सेम थिंग कैन ऑल्सो बी एक्सपीरियंस जब आप किसी एनिमल को इनकाउंटर करते हैं जो बहुत ज़्यादा डरावना होता है या पॉइजनस होता है। इन सारे केसेस में, मतलब जब भी झटका लगेगा, आपको शॉक लगेगा या आपको बहुत ज़्यादा हार्म होने का केस होगा, तो फिर आपका बॉडी आपको सोचने का टाइम नहीं देगा, वो खुद से रिएक्ट करेगा। कॉमन थिंग इज दैट द स्टिमुलाई इन ऑल द अबव मेंशन्ड एग्जांपल्स आर सडन एंड अनप्रेडिक्टेबल। क्या होता है? सडन एंड अनप्रेडिक्टेबल स्टिमुलाई होता है। एंड मे हार्म एन ऑर्गेनिज्म, ये क्या कर सकता है? ऑर्गेनिज्म को हार्म कर सकता है। हो सकता है बर्न कर दे, पिंच कर दे, बाइट कर दे। ओके, so to escape from sudden unpredictable harms of these stimuli, our body also develop a mechanism of very rapid automatic short lived responses. इसलिए हमारा बॉडी पर एक तरह का मैकेनिज्म डेवलप करता है, बहुत ज़्यादा रैपिड ऑटोमेटिक शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स। इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन जो अकर करता है वो इनवॉलंटरी होता है। यानी रिफ्लेक्स एक्शन अगर पूछा जाएगा कि वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है, तो आप क्या जवाब देंगे? दैट इज इनवॉलंटरी, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट एंड रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, without conscious effort or through and requires the involvement of a part of central nervous system and is called reflex action. और we can say that reflex actions बहुत ज़्यादा rapid होते हैं, automatic होते हैं, stereotyped behavior होता है और responses होते हैं in which same kind of stimulus evoke कर देता है short lived response. Now reflex pathway को हम पढ़ने का कोशिश करते हैं. So what is reflex pathway या reflex arc? Which structures in our body participate in the reflex action? कौन से वो structures हैं हमारे body में जो reflex action में part ले रहे हैं? The question can be answered by studying the reflex pathway or reflex arc in a particular withdrawal reflex जो हम above discuss कर रहे थे, उनमें क्या क्या होता है? सबसे पहले तो स्टिमुलस डिटेक्ट हुआ कहाँ पर? सेंसरी रिसेप्टर पर। मान लो कि आपका हाथ है तो वो क्या हो गया? स्किन क्या हो गया? सेंसरी रिसेप्टर हो गया। अब जैसे ही सेंसरी रिसेप्टर ने उसको सेंस किया तो ये नर्व इम्पल्स का इनिशिएशन कर देगा कहाँ? तो सेंसरी या ए फॉर एफरेंट न्यूरॉन में, और ये लीड करेगा टू, और ये एफरेंट न्यूरॉन लीडिंग फ्रॉम देम टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारे वो सेंसरी प्लेस से, मतलब जहाँ पर भी रिसेप्टर है वहाँ से कहाँ जाएगा? तो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। कहाँ से जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। और ये इम्पल्स इंटर करेंगे स्पाइनल कॉर्ड में और इनिशिएट कर देंगे इम्पल्स वन और मोर इंटर न्यूरॉन्स में। अब ये जो इंटर न्यूरॉन्स है ये इनिशिएट कर देगा इम्पल्स एक या ज़्यादा मोटर या ई फॉर एफरेंट न्यूरॉन्स में, एंड द मोटर न्यूरॉन्स तब कैरी करेगा इन इम्पल्सेस को टू द एफेक्टर्स और स्केलेटल मसल्स इन विच रिस्पॉन्स विल बी शोन। ठीक है, द मसल्स कहलाते हैं फ्लेक्सर्स जो बेंड करते हैं पार्ट ऑफ बॉडी को
and stimulate करते हैं to contract so that they withdraw the body part, whereas the muscles called extensors which extend the body part, याद रखना है, जो मसल अपनी ओर खींच ले, मतलब अपनी ओर खींच ले, तो उसे क्या बोल देंगे, उसे कह देंगे फ्लेक्सर, ठीक है, टूवर्ड्स द बॉडी, ठीक है। और एक्सटेंशर कौन होता है, जो विड्रॉ द बॉडी पार्ट, जो बॉडी को दूर लेकर के जाता है, ठीक है, are stimulated to control so that they withdraw the body part, whereas the muscles called extensors, जो extend करता है body part, वो inhibit कर देता है so that they do not extend the body, कि वो body को extend ना करे, क्योंकि extend करेगा तो जल जाएगा, इसलिए extend नहीं करेंगे, flex करेंगे, अंदर खींचेंगे। The structure is that the body part is suddenly involuntarily withdrawn, मतलब इसका रिजल्ट ये होता है कि फटक से बहुत तेज़ी से हम क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, क्योंकि इरिटेटिंग स्टिमुलस है हमारे पास। ओके, सो एंटायर पाथवे फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन टू स्पाइनल कार्ड हैविंग इंटरन्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन टू अफेक्टर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स पाथवे या रिफ्लेक्स आर्क। हेंस रिफ्लेक्स पाथवे बना होता है एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन से, जो रिसेप्टर कमिंग फ्रॉम रिसेप्टर, जो रिसेप्टर से आ रहे हैं, एंड वन एफरेंट न्यूरॉन गोइंग टू एफेक्टर और एक्साइटेटर, appropriately arranged in the series. The organization of sensory neuron, interneuron and motor neuron सिंपल नहीं होता है, 1:1:1 पैटर्न होता है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है और इंटरन्यूरॉन का होता है और मोटर न्यूरॉन, मतलब ये तीनों ही न्यूरॉन तो कनेक्शन में है, सेंसरी, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, तो इन सब का पैटर्न कैसा है, ये 1:1:1 ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक सेंसरी रहेगा, दूसरा एक इंटर रहेगा, तीसरा एक मोटर रहेगा। हो सकता है कि ये 2 हो सकता है ये 4 हो, कुछ भी हो सकता है, ये 1:1:1 नहीं होता है। ओके, नाउ द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, एक्सॉन टर्मिनल होता है जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन का, ये ब्रिंग करता है इम्पल्स फ्रॉम द पेरिफेरीज फॉर्म सिनेप्स विद सेवरल इंटरन्यूरॉन्स इन द spinal cord, and a single interneuron may in turn have hundreds of different axons, both sensory neuron, मतलब हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक इंटरन्यूरॉन, यहाँ एक इंटरन्यूरॉन हो और बहुत सारे मोटर, बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स इससे कनेक्टेड हो। हंड्रेड्स ऑफ, क्या कह रहा है यहाँ पर, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एक्सन्स बोथ ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स एंड अदर इंटरन्यूरॉन्स converging upon it. Similarly, a motor neuron may have as many as 5,000 different interneurons. हो सकता है कि एक मोटर न्यूरॉन का 5,000 इंटरन्यूरॉन हो, and some sensory neurons converging upon it. Hence, it is this multitude of interconnections which provide for complex responses and which also enables us to keep information of what our body is doing. Now, following is a diagrammatic presentation of knee-jerk reflex, जो knee-jerk को दिखला रहा है in the involuntary sudden reflexive response of the body. The sudden stimulus is provided with strike of a knee hammer and shown in the figure at the patella bone. ये रहा हमारा patella, ये रहा हमारा patella bone, यहाँ पर एक हथौड़ा मार दिया और अब क्या होगा, This is because the patella bone has tendon of quadriceps muscle of thigh. यहाँ पर कौन सा मसल होता है, टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स। क्या पैटेला के पास कौन सा मसल होता है, टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल, और ये मसल कौन सा, थाई का मसल है। ये स्टिमुलेट कर देता है या इवोक कर देता है इम्पल्सेस को इन द एफरेंट न्यूरॉन, जो कैरी करते हैं इम्पल्सेस को टू द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इट्स डॉर्सल पोस्टीरियर साइड। कहाँ से, डॉर्सल पोस्टीरियर साइड से, विया अ डॉर्सल रूट गैंग्लियन। कहाँ से, तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन से। देयर आर इंटरन्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर। इंटरन्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ, तो ग्रे मैटर में ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो बनाते हैं काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन एफरेंट एंड efferent neurons, ठीक है, इन द ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड, जो बनाते हैं काइंड ऑफ कनेक्शन किसके बीच में, एफरेंट और एफरेंट न्यूरॉन्स के बीच में। इंटरन्यूरॉन्स फॉर्म सिनेप्सेस विद सेंसरी न्यूरॉन ऑन वन साइड एंड विथ मोटर न्यूरॉन ऑन अदर साइड। इंटरन्यूरॉन्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी। द स्टिमुलेटरी इंटरन्यूरॉन बनाता है साइनेप्सेस विद दोज मोटर एफेक्टर न्यूरॉन्स जो रीच करते हैं क्वाड्रिसेप्स of thigh, and inhibitory neurons will form the synapses with those motor neurons that are going to the hamstrings of thigh. याद रखना है, hamstrings यहाँ पर क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया, क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं हम,
ठीक है, इसको इनहिबिट कर रहे हैं। और टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स जो क्या है, मसल ऑफ था, ये एक फ्लेक्सर है, तो इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम एक्साइट कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। इन अ नी जर्क रिफ्लेक्स सिंगल सिनेप्स इज फॉर्म बिटवीन सेंसरी एफरेंट एंड मोटर एफरेंट पाथवे विदाउट इंटरन्यूरॉन्स। ठीक है, द रिजल्ट विल बी स्टिमुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल। इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारे ये वाले क्वाड्रिसेप्स मसल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इनहिबिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, हैमस्ट्रिंग मसल का। तो ये है एक्सटेंसर और क्वाड्रिसेप्स क्या है, हमारा फ्लेक्सर है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट, ये हमारा, ये रहा हमारा नी जर्क रिफ्लेक्स, ये हमारा नी है, यहाँ पर नी पर यहाँ हैमर लगा, और यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं एफरेंट पाथवे, डोर्सल रूट गैंग्लियन, वाइट मैटर, अंदर में ग्रे मैटर, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे ग्रे मैटर दिख रहा है, यहाँ इंटर न्यूरॉन है। ऐसे देखिए, यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ग्रे मैटर अंदर है, वाइट मैटर बाहर है, लेकिन आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको जब सवाल पूछा जाए तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोटर इंड प्लेट यहाँ नज़र आ रहा है, एफरेंट पाथवे है, मोटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, डोर्सल रूट गैंग्लियन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। यहाँ याद रखना है, बाहर में वाइट मैटर दिख रहा है, अंदर में ग्रे मैटर दिख रहा है। ये डोर्सल रूट गैंग्लियन है, क्या है, डोर्सल रूट गैंग्लियन है। एफरेंट पाथवे से लेकर जाया जा रहा है, एफरेंट से लेकर आया जा रहा है। ये मोटर इंड प्लेट, इफेक्टर, और यहाँ पर रिसेप्टर। ठीक है, आगे हम कुछ सवाल देख लेते हैं। राइट डाउन द 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। रिफ्लेक्स एक्शन रैपिड होता है, ऑटोमेटिक होता है, शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, बिना कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट ऑफ आवर ब्रेन के। एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्स एक्शन इलिसिट करता है पर्टिकुलर स्टिमुलस, जिसका अर्थ है कि सेम स्टिमुलस विल इलिसिट द सेम रिस्पॉन्स। जनरली रिफ्लेक्स एक्शंस आर पर्पसफुल। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, पर्पसफुल होते हैं और प्रोटेक्टिव होते हैं। रिफ्लेक्सेस को क्लासिफाई किया जा सकता है, नंबर ऑफ अलग अलग तरह के रिफ्लेक्सेस होते हैं। एक होता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस, दूसरा होता है कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। अनकंडीशनल क्या होता है, ये इनबॉर्न होता है, जैसे नी जर्क, सलाइवेशन, यानी कोई भी खट्टी चीज़ का अगर ध्यान भी आता है तो उससे आपके माउथ में सलाइवेशन होने लगता है, जब फूड को टेस्ट भी नहीं किया फिर भी। ठीक है, पेरिस्टालसिस, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टालसिस का प्रोसेस होता है, जब भूख लगी होती है और आपका पेट गुड़ 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 करता है, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ पेरिस्टालसिस हो रहा है अंदर में। क्लोजिंग ऑफ आईज ऑन बीइंग अप्रोच्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जब अचानक से कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी आपके आंखों के पास आता है, अपने आप से आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कि आप खुद से करते हैं, नहीं, ये कहलाते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस, मतलब अपने आप से होने लगे। ना तो कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, मतलब जिसको आपने खुद से कंडीशन किया है, बॉडी को ट्रेन किया है। कंडीशन रिफ्लेक्सेस कौन है, जो बाई बर्थ डेवलप होते हैं, जैसे सलाइवा का सेक्रीशन आफ्टर सीइंग टेस्टी फूड, playing a musical instrument, knitting without looking, writing as well as reading। ठीक है, तो अगर सलाइवेशन की बात हो जाए तो ये कंडीशनल एंड अनकंडीशनल दोनों ही है, ये बात हमें याद रखना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या निटिंग करना, यानी कि जो आपके घर में वो बिना जाता है ना, स्वेटर बनाती हैं, नानी बनाती हैं आपकी, तो ये सब जो है ये कंडीशनल रिफ्लेक्सेस में आता है। लिखना, अपने आप से लिखा जाता है। पढ़ना, आप किसी भी पोस्टर पर आपकी आंखें जाती हैं और ऐसे ही आप पढ़ने लगते हैं, आप चाहते भी नहीं है फिर भी, दैट इज़ ऑल कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। नाउ नंबर ऑफ सिनेप्सिस के आधार पर भी रिफ्लेक्स पाथ को हम अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, व्हाट इज मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, सो व्हेन देयर इज ओनली वन सिनेप्स इन रिफ्लेक्स पाथ, दैट इज नी जर्क रिफ्लेक्स। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस व्हेन देयर इज मोर देन वन साइनेप्स इन रिफ्लेक्स पाथ, जब साइनेप्स में एक से ज़्यादा साइनेप्स हो जाए, जब रिफ्लेक्स पाथ में एक से ज़्यादा साइनेप्स हो जाए, देन दैट इज़ व्हाट, दैट इज पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। और मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स जब ओनली वन साइनेप्स है। ठीक है, कितना साइनेप्स है, ओनली वन साइनेप्स है। अब और कुछ सवाल हम देख लेते हैं। इंटर न्यूरॉन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, बताइए, इंटर न्यूरॉन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं,
क्या ये सेंसरी रिसेप्टर्स में लोकेटेड होते हैं, क्या ये स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड होते हैं, एफेरेंट पाथवे, इफेक्टर, ये सब तो बाहर की चीज़ों की बात हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड होता है हमारा इंटरन्यूरॉन। सिलेक्ट द ऑप्शन विच अप्रोप्रिएटली फिलअप कर दे ब्लैंक्स को। द एफरेंट न्यूरॉन रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम, किससे एफरेंट न्यूरॉन सिग्नल रिसीव करता है और किसको यह ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट द इम्पल्स विया इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। बताइए इसका क्या होगा आंसर। एफेक्टर, मोटर इन प्लेट, यहाँ क्या एफेक्टर आएगा, क्या ये रिसीव करता है एफेक्टर से, बिल्कुल भी नहीं। किससे रिसीव करेगा, रिसीव हमेशा सेंसरी ऑर्गन से होता है। ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को विया, किसके थ्रू, बीच में क्या आया था, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, जो हमने यहाँ पर देखा था, ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन, विया डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है। ओके, यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ओके, नाउ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अब हम पढ़ेंगे। हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लिया और उसके कुछ सवाल भी कर लिए, ठीक है। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है बना होता है दो एंटागोनिस्टिक सिस्टम से, जैसे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। ओके, तो सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेटेड होता है, स्टिमुलेट कर देता है, स्टिमुलेटेड इन रिस्पॉन्स टू फियर, फ्लाइट और फ्राइट, ठीक है। जब फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट जब आप भाग रहे हो, फाइट जब आपको लड़ना है, फियर जब आपको डर लग गया, उस केस में क्या होगा, आप सिंपैथेटिक सिस्टम आपका स्टिमुलेट होता है, ठीक है। याद रखना है, जब भी आपको डर लगा, आपने भागने का सोचा, फिर आपको भागने का रास्ता नहीं मिला, फिर आप उससे लड़ने लगे, इन दैट केस कौन सा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, दैट इज आर सिंपैथेटिक सिस्टम। ओके, एंटागोनिस्टिक रोल ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हम देख लेते हैं। स्वेट ग्लैंड्स को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट कर देता है, स्टिमुलेट पर्सपायरेशन, एंड पैरासिम्पैथेटिक का कोई इफेक्ट नहीं है। आइरिस मसल को डायलेट कर देगा हमारा सिंपैथेटिक, मतलब कोई चीज़ अचानक से आपको नजर आएगी तो आपकी आंखें, देखो सिंपैथेटिक मतलब शॉक, अचानक से कुछ हुआ, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक उसी का उल्टा, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक आपको याद ही नहीं करना है, आपको बस याद करना है कि ये जो है पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक का उल्टा है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक को आप मत याद करो, ऐसे अगर याद करेंगे तो याद नहीं होता है। और याद रखना है सिंपैथेटिक मतलब क्या हुआ, झटका लगा, कुछ हुआ, डर लगा, कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे हम डर गए, या फिर हमें लड़ने का नौबत आ गया, या हमें भागने का नौबत आ गया, इन दैट केस सिंपैथेटिक एक्ट करेगा। तो बताइए, अब आप सोच कर याद रख सकते हैं कि हमारा स्वेट ग्लैंड्स जब अगर कोई अगर हमें कुछ अचानक से कुछ होगा तो क्या होगा, सिंपैथेटिक के केस में स्टिमुलेट करेगा पर्सपायरेशन को, आइरिस मसल डायलेट होगा, एरेक्टर पिलाई कॉज करेगा इरेक्शन ऑफ हेयर। एरेक्टर पिलाई हमारे जो जितने भी रोए होते हैं बॉडी पे, जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, उनका इरेक्शन कॉज करता है। डिजेस्टिव ट्रैक स्लो डाउन कर देता है पेरिस्टालसिस को, यानी कि डाइजेशन को भी स्लो कर देता है। सलाइवरी ग्लैंड, अब देखो, अब डाइजेशन को स्लो क्यों किया इसने, पेरिस्टालसिस स्लो क्यों की, इसे अंदर के प्रोसेसेस को स्लो करना पड़ता है, तभी ये बाहर के प्रोसेसेस को वही एनर्जी भेज पाता है। नाउ इज द सलाइवरी ग्लैंड इनहिबिट कर देता है सलाइवा का सेक्रेशन, ठीक है। ये सलाइवा का सेक्रेशन इनहिबिट कर देता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड ये इनहिबिट कर देता है गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन, मतलब डाइजेशन होना बंद। अब देखो, सलाइवा और डाइजेस्टिव जूस ये दोनों ही कनेक्टेड है, क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट्री कनाल के पार्ट में जो ग्लैंड्स होते हैं उन सबसे रिलीज होता है। तो इस तरह से हमें ये दोनों याद रह जाएगा। पैंक्रियाज इनहिबिट करता है सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, अगेन डाइजेशन से रिलेशन है, एलिमेंट्री कनाल से रिलेशन है। अब आप लोगों को तो इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया डाइजेशन, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। कोई बात नहीं, हम काम भर चीज़ें पढ़ लेंगे, ज़्यादा अभी नीट के सिलेबस से हम स्टिक करेंगे। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स डिक्रीज सेक्रीशन ऑफ इंटेस्टिनल जूस। लिवर रिड्यूस करता है बाइल सेक्रीशन, इंक्रीज करता है रिलीज ऑफ शुगर। ब्रोंकियल मसल्स वाइडन करता है एयर पैसेजेस को फैसिलिटेट करने के लिए ब्रीदिंग। हार्ट क्विकन कर देता है रेट को और फोर्स कर देता है हार्ट बीट को। आर्टरीज जो होता है कंस्ट्रिक्ट करता है आर्टरीज को, रेज करता है ब्लड प्रेशर को। यूरिनरी ब्लैडर में ये रिलैक्स करवा देता है यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है, और इसी का उल्टा जो होगा हमारे पैरासिम्पैथेटिक के केस में होगा, ठीक है। एक बार नीचे से ऊपर फिर से पढ़ लेते हैं
हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है ये रिलैक्स हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट होएगा जैसे तो डायमीटर घटेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट क्विकन रेट हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो स्पीड बढ़ गया, फोर्स ऑफ हार्ट बीट बढ़ गया, ब्रोंकियल मसल वाइडन हो जाते हैं, यानी कि हमारा जो श्वास ले रहे हैं उनकी जो पाइप्स हैं दैट इज़ ब्रोंकी। ओके, सो ये पाइप्स जो होती हैं ये क्या होती है, वाइडेंस हो जाती है, चौड़ी होती है, यहाँ भी यहाँ डायमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर के केस में ब्लड के जो वेजल्स थे वो क्या हुआ, कॉन्स्ट्रिक्ट हुए, तभी तो ब्लड प्रेशर बढ़ा। लेकिन यहाँ पर ब्रोंकीज जो होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं, वाइडन हो जाते हैं कि ब्रीदिंग ज़्यादा अच्छे से हो। ठीक है, क्योंकि भागना है तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना, तो रिड्यूस कर देता है बाइल सेक्रेशन को, वही डाइजेशन को रिड्यूस करेगा तो बाइल सेक्रेशन रिड्यूस हो गया, और इंक्रीज कर देता है शुगर का रिलीज। अब शुगर का रिलीज क्यों इंक्रीज किया, शुगर का रिलीज इसलिए इंक्रीज किया क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए हमें। ओके, ये इंटेस्टाइनल जूस को भी डिक्रीज कर दिया क्योंकि डाइजेशन को रोकना है, थोड़ा प्रोसेस को स्लो करना है ना। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच ऑफ ANS। पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच ऑफ ANS से ऑड वन आप चूज कीजिए। ठीक है, तो सवाल है हमारा ऑड वन चूज कीजिए पैरासिम्पैथेटिक के लिए। इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, पैरासिम्पैथेटिक के कारण आपका गैस्ट्रिक जूस क्या इंक्रीज होता है, बिल्कुल इंक्रीज होता है। डिक्रीज होता है पैंक्रियाटिक जूस, बताइए डिक्रीज होता है या नहीं। ये पैरासिम्पैथेटिक को कौन डिक्रीज करेगा, बताइए, पैरासिम्पैथेटिक, ये पैंक्रियाटिक जूस जो है। ओके, इनहैंस सेक्रेशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का सेक्रेशन क्या इनहैंस हो जाता है। इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ बाइल, ओके, इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ बाइल। तो ये तीनों चीज़ें ही जो हैं ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक के अकॉर्डिंगली हैं, और ये हमारा डिक्रीज सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस ये किसका है, ये हमारा सिंपैथेटिक का है, पैरासिम्पैथेटिक का नहीं बल्कि सिंपैथेटिक का है। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन में रिफ्लेक्स आर्क किसके द्वारा बनता है, बताइए, ये हमें पाथवे बताना है यहाँ पे। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में रिफ्लेक्स आर्क किससे बनता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड मसल से बनता है, रिसेप्टर स्पाइनल कॉर्ड मसल से बनता है, मसल रिसेप्टर मसल से बनता है, या मसल स्पाइनल कॉर्ड रिसेप्टर से बनता है, बताइए इसका क्या होगा आंसर। रिसेप्टर स्पाइनल कॉर्ड और मसल से बनता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन exhibited is described as, रिफ्लेक्स एक्शन एग्जिबिट होता है किसके द्वारा, बताइए, दैट इज ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा रिस्पॉन्स है, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा रिस्पॉन्स है, याद रखिए ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स। ओके, अब यहाँ पर सिंपैथेटिक है तो सिंपैथेटिक अगर क्लिक करेंगे तो ये गलत, पैरासिम्पैथेटिक नहीं हुआ इंक्लूड। यहाँ सबसे ज़्यादा सटेबल ऑप्शन कौन है, तो ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स। Which of the following statement not correct regarding एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, इन दोनों के बीच बारे में कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है। एक्ट लाइक न्यूरोट्रांसमीटर सही है। रिसेप्टर प्रेजेंट इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है क्या हमारा एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन, और दे आर ऑलवेज एंटागोनिस्टिक न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्कुल भी गलत, ये एंटागोनिस्टिक नहीं बल्कि एगोनिस्टिक होते हैं। बोथ आर कैटाकोलामाइंस, ये दोनों ही कैटाकोलामाइंस हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। ये ऑलवेज एंटागोनिस्टिक न्यूरोट्रांसमीटर गलत है ये ऑप्शन। ठीक है, नॉट करेक्ट है। बाकी ये पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये कैटाकोलामाइंस होते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट भी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट नॉट कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स, इनमें से क्या नहीं कॉमन है स्पाइनल रिफ्लेक्स में, इंटर न्यूरॉन नहीं कॉमन है स्पाइनल रिफ्लेक्स में। ओके, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इज़ नॉट सीन इन, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कहाँ पर नहीं देखा जा सकता है, स्वेट ग्लैंड्स में नहीं देखा जा सकता है, और किसमें, एरेक्टर पिलाई, इन दोनों के केस में पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं बल्कि सिंपैथेटिक सप्लाई काम कर रही है। विच इज़ फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन बताइए। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है कंस्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल। ओके,
विच ऑफ, क्योंकि डायलेशन होता है इन केस ऑफ सिंपैथेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक पर ही सवाल पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब आप सिंपैथेटिक को चूज कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बताइए सिंपैथेटिक के लिए कौन सही है? इट इज इंक्रीजिंग हार्ट बीट, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ब्लड वेजल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन, इनमें से रिफ्लेक्स एक्शन कौन नहीं है? ओबेइंग द ऑर्डर, आप किसी का ऑर्डर कर रहे हैं तो ओबे कर रहे हैं, तो ये क्या कोई रिफ्लेक्स एक्शन है? ओके लेकिन आंखें बंद हो जाना, कोई चीज़ आ रही है, सलाइवा अपने आप से होने लगना, पिपिलरी कंस्ट्रिक्शन, ये सब कुछ क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम सिंपैथेटिक ब्रांच ऑफ एएनएस रिजल्ट करता है इन व्हाट? एक्सेप्ट बताइए कौन क्या? न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम सिंपैथेटिक, याद रखना है सिंपैथेटिक के केस में क्या होगा? सिंपैथेटिक के केस में क्या होगा? ये क्विकन कर देगा हार्ट रेट को, ये प्रमोट कर देगा ब्रोंकोडायलेशन, स्लो कर देगा पेरिस्टाल्सिस को। तो बचा क्या? बताइए। दैट इज डिक्रीजेज कार्डियक आउटपुट, ये गलत हो गया, एक्सेप्ट दिस वन, ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट हमें पढ़ना था सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, बट ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया, नीट के सिलेबस से, तो आप बच गए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, समझने में याद करने में भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में इस चैप्टर के सवाल को करेंगे, मतलब इसके अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी या।